नमस्कार। मैं मनोज कुमार फिर से संध्या 7 बजे में नए विद्वान साथियों के साथ हम उपस्थित हैं फिर से। और हर रोज की तरह यह कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो मुद्दा है उस पर हम विशेषकर जिस समस्या से जूझ रहा है बहुजन समाज, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। विषय पर हम आएंगे, लेकिन दर्शकों से एक अपील है कि इस कार्यक्रम को अपने फेसबुक, अगर आप चलाते हैं और फेसबुक से ही देख रहे होंगे तो आप उसमें शेयर करिए, अपने टाइमलाइन में शेयर करिए, ताकि और लोगों तक पहुंच सके और उनको अगर हमारे बातों से, विचारों से सहमति हो तो वो हमें हमारा उत्साह बढ़ाए, और अगर उनको लगता है कि कुछ सुझाव उनके मन में है तो वो दे सके आपके जो संपर्क के साथी हैं, क्योंकि अभी का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां से राजनीति शुरू होती है, जिस प्रदेश से राजनीति शुरू होती है भारत की, अगले साल चुनाव है। लोग जो सोचते हैं, लोगों के जो सोचने का जो है उसको बदलने का एक दौर प्रारंभ कर दिया गया है। दुश्मन वर्ग के जो लीडर हैं वो दिल्ली तो कभी यूपी, तो ये सब चलना प्रारंभ हो गया है। मीडिया का जो मामला है, ब्राह्मण मीडिया का जो मामला है, वो अपना चरित्र पर उतर आया है। रात और दिन योगी और मोदी और जो भी उसका एजेंडा है वो चला रहा है। बिहार में भी हलचल शुरू हो गया है, एक तो ये मसला है। अब नेताओं के हलचल से समाज में भी कुछ न कुछ सुगबुगाहट आने लगती है। उनको लगता है कि हमारे नेता मिल रहे हैं तो एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आपको पता होगा, पिछला अगर चुनाव अगर देखेंगे तो आपको मालूम है कि एक साथी, जब बसपा और सपा का जब गठबंधन हुआ तो साथी एक प्रचारित हुआ है, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ दोनों का गठबंधन खत्म हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि नेता तो मिलते हैं चुनाव के समय में जनता को दिखाने के लिए, मगर हमारे जो जनता है उनका कहीं मिलन नहीं है, मिल नहीं पा रहे, एकजुटता नहीं आ रही है। 85% लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ेंगे आज इस चर्चा में, उनसे हम आपका अवगत कराएंगे। और हम शुरू करते हैं। आप विषय आपने देखा अभी, फिर भी हम आपके सामने एक बार इस विषय को फिर से एक बार स्क्रीन में लाते हैं। विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक विषय है, 85% बहुजन मूल निवासियों को इकट्ठा आने में कौन रोक रहा है। 85% बहुजन मूल निवासियों को इकट्ठा आने में कौन रोक रहा है, ये हमारा आज का विषय है, आज का चर्चा का। हमने हमने लोगों को, विद्वान साथियों को इनवाइट किया है। हमारे साथ जो साथी जुड़ेंगे मैं उनको स्क्रीन पर आपके सामने ला रहा हूँ। हमारे साथ सबसे पहले मूल निवासी हिदायतुल्लाह अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ झारखंड से हैं। दूसरे हमारे साथी हैं मूल निवासी रितेश कुमार, ये भी बामसेप से जुड़े हुए हैं, बोकारो से, झारखंड से हैं। और तीसरे हमारे साथ हैं जी, धन्यवाद। तीसरे हमारे साथी है मूल निवासी मनीष कुमार, मनीष आर राव ये लिखते हैं। इनका GS4 यूट्यूब चैनल भी है, आप जरूर उसको सब्सक्राइब करिए। मूल निवासी विद्यार्थी संघ से है ये, झारखंड से। तो सबसे पहले मैं सभी पैनलिस्टों का एक साथ अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी साथियों, सभी महानुभावों का। लेकिन परिचर्चा शुरू करने के पहले, जैसे हमने कल से एक प्रारंभ किया है, हम सभी के पास आएंगे, उनसे राय जानेंगे। लेकिन हमने जो कल से जो शुरू किया है, प्रारंभ किया, उससे एक बार हम आपको फिर अवगत करा देते हैं। और उस संदर्भ में जो कल हमारे पास कमेंट आया है, उन्होंने जो राय व्यक्त की है, जैसा हमने वादा किया था, उसको हमने लेकर आया है। तो हम सबसे पहले जो हमने एक नया आदान प्रदान बात शुरू की है, उसको हम आपके सामने लाना चाहते हैं। तो ये है लाइव परिचर्चा में विचारों का आदान प्रदान, ये मौजूद है, आप इसको देखिए। और हम हर रोज एक सवाल आपके सामने रखेंगे, विचारों का आदान प्रदान। केवल आप सुने नहीं, आप लिखे भी, हमको बताएं भी। हम एक सवाल हर रोज लाइव कार्यक्रम में चलाएंगे, आपको उसमें अपनी राय देनी है, कमेंट बॉक्स में उसको लिखना है क्या मामला है। मोबाइल नंबर भी आप दीजिए, क्योंकि फेसबुक अगर कोई नया साथी अगर हमें उसमें कमेंट करता है तो हम उसके मोबाइल नंबर से हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। जब हमको सही उसमें मालूम होगा तो हम उसमें लिंक भी उपलब्ध कराएंगे। उसी समय जब कार्यक्रम चल रहा होगा, उसी समय हम कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी उपलब्ध करा देंगे। हमारी जो टीम है, एमबीएन टीम है, एमबीएन न्यूज नेटवर्क की जो टीम है, वो आपसे रिकॉर्ड कर लेगी आपके विचार कि आप क्यों इस जवाब को किस बिना पर दे रहे हैं, क्या आपका आधार है। और
ये हम दूसरे दिन लोगों तक फिर पहुंचाएंगे। आप आपकी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर हम दूसरे दिन के लाइव परिचर्चा में उसको हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कल का जो सवाल था। कल का सवाल हम आपके सामने सबसे पहले ला रहे हैं। कल का हमारा सवाल था, कांग्रेस ने ही बीजेपी का निर्माण किया है कैसे? ये इंपॉर्टेंट हमने कल सवाल पूछा था। कांग्रेस ने ही बीजेपी का निर्माण किया है कैसे? और इस पर जवाब आया, हमारे साथी ने जो जवाब दिया वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इसको सुनिए। मूल निवासी साथियों, जितने भी हमारे मूल निवासी भाई बंधु हैं, सभी को इस विषय पर ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने ही बीजेपी को खड़ा किया। इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क है कि आरएसएस के जो संस्थापक थे हेडेगवार और गोलवलकर, जिन्होंने बंच ऑफ थॉट्स लिखा, और उसी बंच ऑफ थॉट्स में मूल निवासियों के लिए बहुत सारी और भी बातें लिखी कि अगर मूल निवासी भारत के एससी एसटी ओबीसी पर हमेशा के लिए कब्जा करके रखना है, शूद्रों पर कब्जा करके रखना है, तो गली गली में मंदिर और गली गली में शराब की दुकानें खोल दी जाए। तो वो लोग पहले कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य हुआ करते थे और वो कांग्रेस पार्टी को अपनी विचारधारा के हिसाब से चलाना चाहते थे। चल तो कांग्रेस उसी विचारधारा पर चल ही रही थी, हिंदूवादी विचारधारा पर, जो असमानतावादी विचारधारा है, लेकिन उन लोगों के बातों को सामने को नहीं दिखे और छद्म रूप से पीछे रहे, इसीलिए उन लोगों को भी कांग्रेस में रखा गया, जबकि वो लोग पूरा हिंदूवादी और असमानतावादी बात बोलते, उसके बाद भी रखा गया। यहां तक कि आरएसएस की स्थापना के बाद भी जो हेडेगवार थे, जो गोलवलकर थे, उनको कांग्रेस पार्टी में ही वो सदस्य बने रहे, कांग्रेस पार्टी के एक्टिव सदस्य बने रहे। और वही आरएसएस की जब स्थापना हुई पूर्ण रूप से, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस से जुड़े रहे, और वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में रहे। उनके ऊपर जब एक्शन करने को बोला गया, खासकर जब गांधी जी की हत्या के बाद की बात हुई, तो भी कोई उन पर एक्शन नहीं लिया गया। तो इस और बाद में वही आरएसएस ने जनसंघ बनाया, और वही जनसंघ बाद में भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुई। तो हम लोग देखते हैं कि जो शुरू से जो ब्राह्मणवादी शक्तियां कांग्रेस में थी, उन्होंने उस आंदोलन को नहीं, उन्होंने उस गैर समतावादी जो विचारधारा का फैलाव था, उसको लगा कि शायद कांग्रेस में रहते हुए हम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने गुप्त समझौता करके जो उसमें कट्टरवादी थे, उनको कांग्रेस में एक आपसी तालमेल के आधार पर आरएसएस की स्थापना करवा के जनसंघ बनवाया गया और बाद में बीजेपी बनवाया गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस ही जनक है आरएसएस का, और आरएसएस के द्वारा फिर बनाया गया बीजेपी। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस ही बीजेपी को खड़ा करने वाली है, और इसका पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि ब्राह्मणवादी शक्तियों को इस देश में हमेशा के लिए स्थापित रखा जाए, और जब तक ब्राह्मणवादी शक्तियां स्थापित रहेगी, मूल निवासियों को कोई हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस एक दोहरा रवैया अपनाया हुआ है कि एक तरफ तो दिखावे के लिए कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सबको समान मानते हैं, हमारे नजर में सब बराबर है, लेकिन अंदर अंदर वो कट्टरवादी तत्वों को मजबूत भी करती है। और हम लोग के पास भी ऑप्शन होता है कि जब थोड़ा सा ज्यादा उग्र से हम लोग निकलते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पार्टी, और हम लोग फिर कांग्रेस में चले जाते हैं। तो ये दोनों, कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, बीजेपी का जन्मदाता कांग्रेस ही है। ये अभी आपने देखा कैसे हमारे जो नवीन कुमार नास्तिक जी थे, साहिबगंज झारखंड से थे ये, इन्होंने कल हमारे सवाल का जवाब दिया और एमबीएन टीम ने इनसे संपर्क कर और हम उनका वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने ला रहे। तो डबल साइडेड हम कार्यक्रम चला रहे हैं। डेमोक्रेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कार्यक्रम होता है, वो आपको दिखाई देगा। हम सुना भी रहे हैं, आप भी हमें बताइए। चलिए तो परिचर्चा को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं हमारे मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के जो प्रदेश स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो विषय है सर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी में जोड़ देता हूं। 85% जो लोग हैं जिनको सामाजिक संगठन इकट्ठा कर रही है, मूल निवासी पहचान देना चाहती है, लेकिन क्या लगता है आपको कौन सी बातें हैं जो इनको इकट्ठा होने से रोक रही है, जबकि लोग ये बता रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने माइक को अनम्यूट कर लेंगे जी। जी। अब कौन सी बातें आपको लगती है, जबकि लोग बता रहे हैं कि आपको राइट्स मिलेंगे, आपको अधिकार मिलेंगे, इकट्ठा आएंगे तो सत्ता शासन में आप पहुंचेंगे? कौन सी बातें आपको लग रही है कि इनको इकट्ठा आने में रोक रही है? जी सर।
जी। जी, सबसे पहले एमबीएन न्यूज नेटवर्क के एंकर तथा ऑल मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी। कि मुझ जैसे नाचीज को इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलने का मौका मिला, जी। और साथ ही आज के पैनलिस्ट तथा दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम जय भीम जय भारत। जी। आज का जो सवाल है 85% बहुजन मूल्यवाद हम्म। तो इकट्ठा करने के लिए कौन रोक रहा है? सर, इसमें दो शब्द आ रहा है, हम्म। बहुजन और मूल निवासी। जी। सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुजन शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। हम्म। बहुजन शब्द का सबसे पहले उत्पत्ति तो दिया जी। जो भारत के लोग थे पुराने, उनको बहुजन का, और उन्होंने उनके लिए आंदोलन भी चलाए बहुजन के उत्थान के लिए, कामयाब भी हुए। उसके बाद आता है मूल निवासी शब्द। मूल निवासी शब्द का जैसे खोज सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने किया। हम्म। उन्होंने जितने उस समय शोषित पीड़ित सताए जाने वाले लोग थे, सबको इकट्ठा करके कहा कि आप सब मूल निवासी हो। हम्म। और उनके मूल निवासी के उत्थान के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। हम्म। उस आंदोलन को आगे बढ़ाए हमारे बाबा साहब ने, जी। अम्बेडकर ने। अगर आपके यहाँ फैन चल और रही है तो उसको बंद कर दीजिए सर, क्योंकि आवाज जो है आपकी थोड़ी कम आ रही है। जी। अभी जो विचार रख रहे हैं वो कर्मचारी कल्याण महासंघ के पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के। और जी। जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। जी। जी। तो बहुजन मूल निवासी के उत्थान के लिए उनको एक उनको सारी हक दिलाने के लिए, उनको जो है से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को बाबा साहब ने भी कंटिन्यू जारी रखे। हम्म। बाबा साहब का अपना कोई आंदोलन नहीं था, उन्हीं अपने महापुरुषों को दिए हुए आंदोलन को आगे चलाया। हम्म। और एक हद तक इसमें एससी एसटी ओबीसी और कन्वर्टेड जो माइनॉरिटी, चार वर्ग है, चारों वर्ग के हक के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया, तो एक हम्म। हद तक एससी और एसटी को कुछ मिला भी, उन्होंने दिलाए भी। हम्म। लेकिन एक उसमें से वर्ग बचता है ओबीसी। हम्म। तो ओबीसी को जो है संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाया हम्म। ये आजादी तक। उसके बाद उनके लिए भी जो आंदोलन चला, और आंदोलन देश में जैसे चलते चलते 1990 के आसपास ओबीसी के लिए भी जो है से हक मिला, संवैधानिक अधिकार मिला। जी। लेकिन सर, अगर ऐसा मिल जाता उनको पूरा पूरा, तो बहुजन मूल निवासी समाज इकट्ठा हो जाते। हम्म। लेकिन इकट्ठा न हो, हम्म। इसको रोकने के लिए हमारे 15% जो है बौद्धिक जो बदमाश हैं, हम्म। उन्होंने धर्म का सहारा लिया और हम्म। धर्म का ध्रुवीकरण करके हमें एक होने से रोका। हम्म। वो तो इस प्रकार मतलब पहला कि पॉइंट आप बता जैसे, रहे हैं हिजतुल्लाह जी की धर्म जो है वो रुकता है, पहला पॉइंट आप बता रहे जी हैं। जी। जी ओके। जी, हम्म। मैं वही आ रहा हूँ विस्तार से। हम्म। 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 पहला है कि 15% जो बौद्धिक बदमाश हैं, उन्होंने धर्म का सहारा लिया, धर्म को ध्रुवीकरण करके हम्म। मूल निवासी बहुजन समाज को एक होने से रोका। हम्म। कैसे रोका? जब हमारे देश में जो है ये मूल निवासी बहुजन समाज 85% लगभग इकट्ठा होने वाले थे, हम्म। क्योंकि एसी को और एसटी को पूरा हक मिल गया था जी। और इनके हक की बात हो रही थी, लड़ाई लड़ रहे थे। तो ओबीसी समाज जैसे ही अपने हक पाने के करीब में था, हम्म। तो याद होगा कि 1987 में जी। शायद लास्ट 87 से लेकर 88 तक एक मीडिया चैनल दूरदर्शन पर जो है से रामायण दिखलाया जाने लगा। हाँ हाँ। रामायण दिखलाने लगा और वहां तक तो कुछ वो किए। उसके बाद 90 जैसे ही ये मंडल कमीशन लागू होने वाला था, तो वो हम्म। जैसे कमंडल धरा दिया गया, हम्म। बाबरी मस्जिद, रथ यात्रा शुरू कर दिए लाल हम्म। कृष्ण आडवाणी जी। हम्म। तो ओबीसी जो आंदोलन रत थे, वो हम्म। आंदोलन से भटक गए हम्म। और वो जो है से उधर रथ की ओर दौड़ गए। बहुत तो बढ़िया। इनको जी। हक नहीं मिला। हाँ हाँ। तो जब इनको हक हक नहीं मिला, तो हम्म। ये समझते हैं कि हमको तो कोई संवैधानिक हक है नहीं,
हमको तो मूल निवासी कहते जो है बहुजन मूल निवासी हम है नहीं, इनके मन में भ्रम डाल दिया गया। हाँ। ये 15% बदमाश होने। उसके बाद और कई तरह से है। हम लोग जो है से मूल निवासी बहुजन समाज को का संवैधानिक अधिकार जो प्राप्त हुआ सर, तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें जो अधिकार मिला तो हम किसके अधिकार से हैं। हम समझते हैं कि हमने पढ़ा, हमने पढ़ाई किया, लिखाई किया, हमने कंपटीशन पास किया और हम आ गए, तो हम आ गए, हम शादी ब्याह कर लिए, बाल बच्चे हमारे आ गए, तो हमारी लायबिलिटी हो गई कि बीवी को ठीक से देखना है, बच्चों को ठीक से देखना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। और हम ये भूल गए कि हमारे लिए जो संवैधानिक अधिकार मिला था कि हमको जो है से एसी में है तो 15%, एसटी में है तो 7.5%, ओबीसी में है तो 27%। तो पढ़ने वाले तो बहुत हैं। मैं सीधे शब्दों में दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये जो है हम कैसे संवैधानिक अधिकार भूल जाते हैं। ऐसे भूलते हैं सर कि हम समझ लेते हैं कि हम पढ़े और नौकरी मिले। हाँ। तो उनको ये सोचना है, वैसे लोग जो हमारी माने मूल निवासी में है जी। कि आप ही ज्यादा नहीं तेज थे, और लोग भी हैं पढ़ने वाले, और लोग भी पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये रिजर्व मिला, आप संवैधानिक अधिकार का फायदा उठाए तभी आपको मिला, वरना जनरल से तो आप आए नहीं थे जी। तो वह भूल जाते हैं, और भूल के जाते हैं कि बल्कि वो एकदम डिसएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो उनकी निष्क्रियता भी मूल निवासी बहुजन समाज को एक होने से रोक रहा है सर। जी जी जी। इसमें नो डाउट, अगर जिस दिन हमारा जो है से मूल निवासी 85% जो है ये समझ लें कि हमें संवैधानिक अधिकार के तहत ही हम नौकरी में आए हैं, हम डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, क्लर्क बने हैं, पीओ बने हैं, सीओ हैं, बीडीओ हैं, जितने बने हैं, हम अपने मेरिट तो है ही है, मैंने पढ़े, लेकिन संवैधानिक अधिकार प्राप्त है तभी हम बने हैं, वरना हम यहाँ तक नहीं बन पाते। जी जी जी। तो उनको ये समझना होगा। हाँ। और ये नहीं समझ रहे हैं, तो यही कारण है कि हम जो है 85% एक नहीं हो पा रहे हैं। जी जी जी। फिर आएंगे सर हम आपके पास, सर हिदायतुल्लाह सर, फिर आएंगे हम आपके पास, और भी जो आप सॉल्यूशन बताना चाह रहे हैं, और आप कुछ बता रहे हैं क्या? नहीं सर, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट में फिर आता हूँ जी। ओके, और भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम राय लेते हैं जी। धन्यवाद। दो चीज आपने बताया सर, एक तो बताया कि जो रिलीजियस है, जो धार्मिक मसला है, वो हमें इकट्ठा आने से रोकती है। दूसरा आपने बताया कि हम जो है इनएक्टिव हमारे लोग हैं, उनको एहसास नहीं है कि हमको कैसे राइट्स मिले, है ना। वो एक तो दो बातें आपने इंपॉर्टेंट बताई जी। थैंक यू। रितेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, कौन सी जो बातें हैं वो बहुजन समाज को इकट्ठा आने से रोकती है? जी जी धन्यवाद। जी। आपने जो सवाल किया वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि जब हम फील्ड में काम करने जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। एकत्रित होना, चेतना आना बहुत बड़ा महत्व है। तो हम जो प्रश्न, बहुजन समाज को एकत्रित होने से कौन रोक रहा है, तो यह प्रश्न दो बातों को इंगित करता है। पहला बात है कि वह कौन से लोग हैं जो इस 85% को एकत्रित होने से रोक रहा है, या वह कौन से समूह है, या कौन सा वर्ग है, या कौन सी व्यवस्था है जिसके कारण 85% मूल निवासी बहुजन समाज एकजुट होने से, एकत्रित होने से रुक रहा है। दूसरे बातों को इंगित यह करता है, मूल निवासी बहुजन समाज को भी इंगित करता है, क्योंकि जब फील्ड में जाते हैं तो हम यह बात बोलते हैं कि हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, मूल निवासी बहुजन समाज एकजुट नहीं हो पा रहा है। तो यह प्रश्न उसको भी इंगित कर रहा है, उसको भी सूचित कर रहा है, बहुजन समाज को भी यह बता रहा है कि आप एकजुट क्यों नहीं हो रहे, आपको कौन रोक रहा है एकजुट होने से। तो हम सबसे पहले जो इससे रोकने का जो कारण है कि ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था, दूसरा कारण है ब्राह्मणवादी सरकारें, और तीसरा कारण है अज्ञानता एवं बहकावे में जी रहे मूल निवासी समाज के लोग। ये मुख्य मेरे समझ से 3 कारणों के वश मूल निवासी समाज एकजुट नहीं हो पा रहा है।
तो सबसे पहले पहला पॉइंट को समझना होगा कि ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था क्या है जो हमें इसको रोक रहा है। तो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति किसने की और वर्तमान में क्यों की और वर्तमान में जिसने की और वर्तमान में उसका चरित्र क्या है मूल निवासी बहुजन समाज के प्रति, उनका चरित्र क्या है, उनका व्यवहार क्या है मूल निवासी समाज के प्रति वर्तमान में। तो हम थोड़ा इतिहास में जानते हैं कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया 1500 ईसा में, आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया जो नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। और यहाँ के मूल निवासियों को 85% जो वर्तमान में हमने कंसेप्ट लाया है उनको गुलाम बनाया। और इन गुलामों के साथ लगातार संघर्ष हुआ और संघर्ष के दरमियान मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि आगे इस बात का मैं जवाब दूंगा कि इसमें जो संघर्ष किया, जिन्हें जो संघर्ष किया वो आज के वर्तमान में शेड्यूल कास्ट के जानते हैं, जिन्होंने उनके व्यवस्था को नहीं माना, उनके गुलामी को नहीं माना, वे जाके जंगलों में जीवन बसर करने लगे। आज के वर्तमान में उसे हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। और जिन्होंने उनके आक्रमण को युद्ध के समय उनके साथ सरेंडर बोल दिए, वर्तमान में अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से हम जानते हैं। तो आर्यों ने भारत में मूल निवासियों के बीच वर्ण सिस्टम को लागू किया और मूल निवासियों को शूद्र कहा, जो सबसे निचले पायदान पर रखा, उन्हें शोषण किया और सारे अधिकारों से वंचित रखा। बाद में बुद्ध का आंदोलन हुआ, बुद्ध ने संघ का निर्माण किया, बौद्ध भिक्षुओं का निर्माण किया। बौद्ध भिक्षुओं ने जो वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया था आर्यों द्वारा, जो ग्रामीण सभ्यता थी, हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जो उसको पसंद नहीं आया और बाद में वो ग्रामीण सभ्यता का विकास किया। जी वही बता रहा हूँ। तो किया तो बुद्ध ने संघ का और भिक्षु संघ का निर्माण किया। यदि हम वामसक के प्रदेश में देखें तो वामसक ने भी कैडर का निर्माण किया है जो उसकी व्यवस्था को ध्वस्त करे। बाद में मौर्य साम्राज्य का साम्राज्य आया, जो अंतिम जो शासक था मौर्य विध्वस्त मौर्य, उसको गलती से पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। यही मुख्य बात बताने जा रहा था कि पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना कर वर्ण सिस्टम को कास्ट सिस्टम ने बदल दिया। जो कास्ट सिस्टम को बदल दिया वो उच्च नीच पर आधारित कास्ट सिस्टम था, जो हर कास्ट एक दूसरे को नीचा समझते थे, एक दूसरे को उच्च नीच पर आधारित व्यवस्था था। तो इसी को हम ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, जिसके कारण लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उनमें जो जातीय भावना रहने के कारण वो एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो यही है ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था। क्योंकि मैं जब एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था तो जो लोग बैठे थे उसमें शादी विवाह के बात को लेकर हुआ, तो अगला व्यक्ति पूछता है दूसरा व्यक्ति से कि आप किस कास्ट के हो, तो उन्होंने कास्ट तो बताया, लेकिन वो भी ये भी बता दिया कि हम इसी कास्ट में उच्च जाति के हैं, मतलब बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति था वो, मतलब उसमें भी वो बोला कि हम उच्च जाति के हैं, बैकवर्ड क्लास में भी। तो इस तरह के वरना इस तरह कास्ट सिस्टम को लागू किया पुष्यमित्र शुंग ने, जिसका प्रभाव आज तक है। दूसरी है ब्राह्मणवादी सरकारें। ब्राह्मणवादी सरकारें जब सत्ता में आती है, हम बार बार इस बात को बताते हैं कि भारत में सदियों से लेकर आज तक सामाजिक सत्ता हमेशा ब्राह्मणवादी ताकतों के हाथों में रही और राजनीतिक सत्ता प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से उन्हीं के हाथों में रही। वर्तमान में भी उन्हीं के हाथों में है, जिसके कारण जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 4 में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई SC ST OBC के लिए, उससे यह दिखाई देता है कि SC वर्ग, ST वर्ग और OBC वर्ग एकजुट दिखाई देता है। उन्होंने जो संवैधानिक आइडेंटिटी जो है, जो पहचान दिया, उसमें तो एकजुट दिखाई देता है, लेकिन तीनों को यदि मूल निवासी कंसेप्ट पर यदि हम उसको एकजुट करें, मूल निवासी पहचान के तहत एकजुट करें, तो आज यह वर्ग नहीं दिखाई देता है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि OBC में क्रीमी लेयर ब्राह्मणवादी सरकार ने लगाकर उनको भी तोड़ दिया और वर्तमान में SC वर्ग में भी क्रीमी लेयर लगाने की बातें हो रही है। क्योंकि हम बहुत सारे जो दुश्मन वर्ग के लोगों को देखे हैं कि हमारे
गांव में गरीब लोगों को यह बता रहे हैं जाकर कि आपका जो हक अधिकार है इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके ही नौकरी पेशा वाले लोग आपका अधिकार खा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि यह हमारी जो एकता को इन्होंने खंडित करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बात यह है कि जो बताया कि अज्ञानता और बहकावे में जो मूल निवासी समाज के लोग हैं उसके कारण भी हमारे एकत्रित होने से रोका जा रहा है। वो कैसे रोका जा रहा है? मूल निवासी बहुजन समाज जो 85% है उनको जी एहसास रितेश नहीं जी। है कि हमारी जो वास्तविक पहचान है वो क्या है। उन्होंने गृहीत पहचान को ही अपना वास्तविक पहचान मान रखा है, जिसके कारण समाज में जातीय संगठन बहुत बन रहे हैं। हर जाति का संगठन बन रहे हैं। मैंने तो बोला कि 6,743 जातियों में विभक्त है। अब बताइए कि 6,743 जातियों में विभक्त यदि अलग अलग जातीय संगठन बनेगा तो कहीं ना कहीं SC ST OBC बहुजन समाज को एकत्रित होने से रोकेगा। तीसरा हम देखते हैं जो झारखंड के परिवेश में देखते हैं कि मेरा जो शेड्यूल ट्राइब जो वर्ग है वो SC और OBC से अलग मानता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी ताकतें का ही जी ये रितेश जी। मतलब सिस्टम है। हाँ, तो इस तरह हमें सभी वर्ग को एकत्रित होने से अलग अलग साम दान दम भेद के तहत ये हम लोग एकत्रित होने से रोक रहा है। दूसरी जी जो हम यदि पॉलिटिकल में देखते हैं, जी रितेश जी, हम फिर पॉलिटिकल में आएंगे बात आपके पास। जी मनीष जी, आप जी आपका वीडियो ऑफ है, अगर आप ऑन करेंगे तो हम आपसे सवाल हाँ जी। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे अभी राय लेते हैं। समय को ध्यान में रखना है, कम समय में हमें जो मुख्य बातें उसको हमको फोकस करना चाहिए। जी मनीष जी, आप हमें बताइए क्या आपको लगता है, आप युवा हैं और आप मतलब अभी से आंदोलन में लगे हुए हैं, क्या लगता है क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे हैं लोग? जी। देखिए सर, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को और पैनलिस्टों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। हम्म, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आज का जो विषय है और जो सवाल आप पूछ रहे हैं, हम्म, वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। और लेकिन समय का अभाव है, ध्यान रखना उस बात का। तो हम्म, इतिहास की बात पैनलिस्ट ने बताए हैं। मैं बात करता हूँ प्रेजेंट सिनारियो पर, हम्म, अभी का जो स्थिति है उस पर बात करता हूँ, क्योंकि इतिहास आप लोगों ने बता दिया। हम्म, अब उसी को कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी समाज के निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो उसका सिर्फ एक आयाम नहीं है, उसके अलग अलग आयाम हैं। ठीक है, अगर मोटा मोटी अगर हम लोग डिवाइड करें तो समाज को 4 आयाम में बांट सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों का एक आर्थिक आयाम हो गया, दूसरा सामाजिक, तीसरा जो है कि सांस्कृतिक, और चौथा राजनीतिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल है कि मूल निवासी बहुजनों को या मूल निवासियों को इकट्ठे आने से कौन रोक रहा है, तो इसमें क्या है कि हम लोग इकट्ठे नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि हम लोग कहाँ पर इकट्ठे नहीं आ रहे हैं। सामाजिक रूप से अगर हम बात करें तो सामाजिक रूप से इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, आर्थिक रूप से गोलबंद नहीं हो रहे। ये चीज है। जैसे अभी आप देखिए कि हम लोगों ने जो है कि SC ST एक्ट में जो है कि संशोधन हुआ था, तो उसके खिलाफ जो है कि ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। ऐतिहासिक जो है कि उतना भयंकर बंदी कभी नहीं हुआ था। अभी हाल फिलहाल में जो है कि उत्तर प्रदेश में एक बर्बर घटना हुआ, एक जो है कि हमारी बहन के साथ, तो उसमें भी जो है कि हम लोगों ने अपनी एकता को दिखाया। तो ऐसी बात नहीं है कि एकजुट नहीं हो रहे, लेकिन आर्थिक आर्थिक गोलबंदी नहीं हो रही है और राजनीतिक से गोलबंदी नहीं हो रही है। अब इसके नहीं होने के पीछे कारण है। जी इसके मतलब राजनीतिक रूप से गोलबंद नहीं होने के 2 कारण है, और आर्थिक रूप से गोलबंद नहीं होने के भी पीछे कारण है। जैसे देखिए कि जब हम लोग सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, जब हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो आप या कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि हम जो है कि सडनली सत्ता में आ जाएंगे और पूरा व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि सत्ता में रह करके, पावर अगर लेकर के अगर व्यवस्था परिवर्तन हो सकता था, तो तथागत गौतम बुद्ध को जो है कि अपना गृह त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो राजा थे, ज्यादा पावरफुल थे, उससे कर सकते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो हम लोगों को जो है कि कल्चरल, यानी कहने का मतलब है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या है कि अपना जो है कि अपना पहचान नहीं पता है ज्यादातर लोगों को। जैसे गांव देहात में या आप शहर में भी जाइए, अगर बात करूं तो लोगों को पता नहीं है कि मूल निवासी कौन है। मूल निवासी शब्द से ही जो है कि वो अनभिज्ञ है।
ज्यादातर लोग जो है कि अनुसूचित जाति भी नहीं जानता है, वो लोग हरिजन जानता है, जो कि एक गाली है। ठीक है, अब उसमें जैसे एक पैनलिस्ट, बीच बीच में आवाजें आ रही हैं सर इधर उधर से। जी जी बोलिए। तो अब क्या है कि जैसे जातियों के साथ जो है ना, कि जातियों के साथ एक और समस्या है कि अपना जो मूल निवासी पहचान है उसको लोग उससे अनभिज्ञ है, और अनुसूचित जाति भी लोग नहीं जान पा रहा है, वहां पे जो है कि हरिजन जानता है। उसके बाद फिर जो है कि अपने अपने जाति में बटा है, और जाति के नाम पर संगठन सिर्फ नहीं है, बल्कि उसी जाति में ही अनगिनत संगठन है। अगर बात करूं मैं अपने क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो है कि अनुसूचित जाति में दुसाध बहुल्य एरिया है मेरा। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि दुसाधों का 3 संगठन है। अब सोच के देखिए कि जाति के अंदर भी 3 है। तो इससे समझ में आता क्या है कि नायक बनने की प्रवृत्ति है, मतलब हीरो बनने का, अपना चेहरा को जो है कि एज ए जो है कि हीरो प्रेजेंट करना चाहते हैं। जबकि जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो वहां पर जो है कि कोई नायक का फोटो नहीं होना चाहिए, बल्कि एक टीम भावना से काम होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने शेड्यूल बनाया है कि संडे मिशन डे, मतलब कि हम जो है कि अपना जो है कि संडे वाला जो दिन है उसमें जो है कि हम मिशन के लिए देंगे। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो संडे मिशन डे का जो आप झंडा पकड़े हैं, क्या इससे सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा एक दिन से? बिल्कुल भी नहीं होगा। आप 100 साल नहीं, आप 1000 साल लपेट लीजिए, नहीं होने वाला। रीजन ये है कि बाबा साहब ने जब सामाजिक परिवर्तन की बात की थी तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी दी थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ या ज्यादातर जो लोग हैं, एटलीस्ट बिजनेस में तो कम ही है, ज्यादातर लोग जो है कि ग्रुप डी में या फिर और भी मतलब अलग अलग नौकरी में है। तो उन लोगों के साथ समस्या क्या है कि वो लोग संडे को टाइम देते हैं, बहुत कम लोग, मैक्सिमम लोग तो जो है कि अपने आप को जॉब तक ही, बीबीटीवी तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन जो लोग जागरूक है उसमें जो है कि नायक बनने का जो है कि लालच एक उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो उसमें वो ये कर रहे हैं कि भाई पर्टिकुलरली एक पर्सन को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप जाइए, आप जो है कि सप्ताह में जो है कि 7 दिन आपका काम ही है, पर्टिकुलरली यही चीज है। अगर हम ये करें कि भाई एक पर्टिकुलरली कैडर कोई जो है कि एक एरिया में एकदम सेलेक्ट करके रखे कि आपका जो है कि एक ड्यूटी ही है। मनीष जी हम सॉल्यूशन पर भी नहीं बात कर रहे, अभी प्रॉब्लम्स हम रीजन ढूंढ रहे हैं, रीजन पर जी। हाँ, तो ये चीज है। अब मेरे हिसाब से एक एक रीजन तो ये हुआ कि मूल निवासी पहचान नहीं समझ पा रहे हैं। अब दूसरा रीजन क्या है कि जैसे जब हम जिस व्यवस्था में अभी हम जी रहे हैं, ठीक है, तो ये ब्राह्मणिकल व्यवस्था है। तो इसमें क्या है कि लोगों को मतलब मूल निवासी पहचान से वंचित है, वो अलग बात है। दूसरी और जो चीजें हैं कि यहाँ पर जब हम ब्राह्मणिकल कल्चर में जुड़े हैं तो यहाँ पर हर तरीके की जो भी फंक्शन होती हैं, तो हम लोग जो है कि पर्टिकुलरली जो है कि एक पर्सन से जो है कि एक पर्टिकुलरली कास्ट बेस्ड पर्सन से जो है कि राय लेके करते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं। पहला चीज तो ये है कि ज्यादातर लोग जो है कि मूल निवासी पहचान से अनभिज्ञ हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर एक और कारण ये है कि जो लोग जागरूक हो रहे हैं वो लोग जो है कि नायक बनने की जो लालच है, ये चीज है। और तीसरा जो चीज है वो ये है कि हमारे ज्यादातर लोग जो हैं कि वो ब्राह्मणिकल कल्चर में या यूं कहें कि ब्राह्मणवाद में कुछ इस तरीके से फंसे हुए हैं कि अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये जो 3 कारण है ये सबसे बड़े कारण है, इसमें हम लोग आगे गौर करने की जरूरत जी। बहुत अलग अलग बातें उभर कर आई सभी साथियों से। जैसे जो तला सर ने कहा, एक तो धर्म जो मसला है और इग्नोरेंस, वो दो बातें हैं। रितेश जी ने हमारे सामने ये बात रखा कि लोग इतिहास नहीं जान रहे हैं और लोग कास्ट का ऑर्गेनाइजेशन बना के काम कर रहे हैं, ये बात मनीष जी ने भी बताया। और कास्ट में भी कास्ट, ये बात रितेश जी ने बताया। और फिर उसमें एक सुप्रीमोवाद, मतलब ये कई मतलब आप बातें हैं जो हमारे समाज को इकट्ठा होने में नहीं रोक रही है, इकट्ठा नहीं होने दे रही है। एक बात तो यह आ गया। अब हम समाधान की ओर चलेंगे, क्योंकि जो कॉमन मैन है उसके लिए हम ये बात बोल सकते हैं कि वो इग्नोरेंस में है। ये अच्छी बात है कि हम जो लोग नहीं जानते हैं, जो धर्म को अपना कमजोरी समझते हैं, ये बात हम मान सकते हैं कि वो है फंसे हुए हैं राजनीतिक रूप से चाहे धार्मिक रूप से। लेकिन अल्टीमेट जो मनीष जी ने बताया कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं
वो जो है मतलब जिम्मेदारी तो अपना तो सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन वो नायकवाद में फंस गए हैं। अपना हीरोवर्शिप जो है डेवलप करना चाहते हैं, वो महापुरुषों को नहीं पढ़ते हैं। तो ये मसला है। तो अब हम सॉल्यूशन की ओर बात करेंगे। हम हमारा जो कार्यक्रम है वो आधा समय उसका हम गुजार चुके हैं रीजन ढूंढने में, लेकिन अब हम समाधान की ओर चलेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज का सवाल है, जो हमने स्टार्ट किया है लाइव परिचर्चा में विचारों का आदान प्रदान, वो सवाल हम आपके सामने रखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हर लोगों को, जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, उनको इस जवाब देना चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज का सवाल है इतना इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा कि इसमें लोग बहुत मिसगाइडेड है इस मामले में। तो हम आपके सामने सवाल आपके सामने हम रखते हैं। सबसे पहले जो हमारा कार्यक्रम है उसको आपको पता ही है कि ये लाइव हम चला रहे हैं विचारों का आदान प्रदान। इसमें हम सवाल पूछेंगे। जो सवाल है वो कल का जो सवाल था वो आपके सामने पहले हम स्क्रीन पे ला रहे हैं। कल के सामने ये सवाल था, कल का सवाल था, ये था कल का सवाल। कांग्रेस ने बीजेपी का निर्माण किया है, ये कैसे? ये कल का था। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है ये आज का सवाल, ये आपके सामने है। बाबा साहब ने चावदार तालाब सत्याग्रह से दुनिया को क्या संदेश दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने पानी पीने का राइट्स हमको दिया। क्या शेड्यूल कास्ट के लोग पानी नहीं पी रहे थे पानी अपने गांव में? जो भी मामला था, जो भी अछूत वर्ग के लोग थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो लोग पीते थे पानी। लेकिन बाबा साहब ने स्पेशली जो अपना मूवमेंट शुरू किया, एक कालाराम मंदिर और दूसरा चावदार तालाब, तो बाबा साहब ने चावदार तालाब सत्याग्रह से दुनिया को क्या मैसेज दिया? बहुत इंपॉर्टेंट बात। बाबा साहब अपने लोगों को नहीं ये बताना चाहते थे कि भाई आप जो है पानी पीने के लिए हमारे साथ मूवमेंट कीजिए, या आपको हमने आज से पानी पीने का राइट्स दिला दिया। ये बाबा साहब नहीं चाहते थे। बाबा साहब कुछ और चाहते थे। तो जो दर्शक वो देख रहे हैं वो जवाब दे कि बाबा साहब ने चावदार तालाब सत्याग्रह से दुनिया को क्या संदेश दिया। ये आज का सवाल है, आप जरूर जवाब दीजिए। जो आपके जवाब होंगे वो हम फिर कल आपसे रिकॉर्ड करेगी। हमारी जो एमबीएन टीम है वो रिकॉर्ड करेगी, और दर्शकों तक कल आप जो बात कहेंगे वो वीडियो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। कई सारी वीडियो आ सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे जो सही जवाब है उनको हम कमेंट बॉक्स में लिंक हम उपलब्ध करा देंगे। हमारी जो टीम है वो आपको उपलब्ध करा देगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। हमारे जो मक्कम के प्रदेश स्तर के साथी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। हिदायतुल्ला अंसारी जी। जी सर, आप जो सॉल्यूशन बता रहे थे, हाँ, जो आप सॉल्यूशन पर आ रहे थे, हाँ, जो आपने रीजन बताया, अब हम आपको सॉल्यूशन से हम आपसे जोड़ना चाहते हैं कि आप क्या समाधान क्या देखते हैं, क्या सॉल्यूशन है? मतलब इकट्ठा कैसे लाया जाए? प्रॉब्लम्स तो है, दुश्मन अपना काम कर रहा है क्योंकि उसको सत्ता में रहना है। हमारे लोगों को क्या करना चाहिए? जी हिदायतुल्ला जी। माइक को अनम्यूट कर लेंगे सर जी। हाँ जी जी। मैं पहले अपनी समस्या ही रख रहा था कि आपने मुझे टोक दिया, हाँ ठीक है, तो उसको मैं पूरा कर थोड़ा लीजिए। अपनी ये हाँ बात हाँ। खत्म जी कर जी लेता हूँ, पूरा कर लेता हूँ। जी जी, जरूर जरूर। हमारे एक हाँ। और कमी है जो मैं देख रहा हूँ कि हम्म। हमारे लोग अपडेट नहीं है। अच्छा। हमारे लोग अपडेट नहीं है। ये पुरानी जो है, पहले से जो बना हुआ है मानसिकता, उस पर ज्यादा काम करते हैं। हाँ। इतिहास को बता बता कर हम्म। जो हम समाज को बताना चाहते हैं, पिछली बात, वो सर अब बहुत पुराना हो गया। हम्म। हमें अपडेट होना चाहिए और आज की बात करना चाहिए। हम्म। होता क्या है कि हम इतिहास बताने के क्रम में हम्म। क्रिया नहीं करते हैं, हम प्रतिक्रिया ज्यादा करते हैं। हम्म। जैसे बार बार हम जैसे ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी मनुवादी, तो ऐसा लगता है सर कि हमारा ड्यूटी जो है हम्म। ब्राह्मणवादी का प्रचार करना है, हम प्रचारक बन जाते हैं। हम्म। जो मेरा अपना पर्सनल सोच है सर, हम्म। कि हम जो है इस कारण भी कुछ लोग ओबीसी जो है इसको गलत हम्म। मानते हैं कि क्या हम्म। यार फला आदमी के पास बैठो, वो आते हैं और 10-20 आदमी के इकट्ठा करके और खाली ब्राह्मणों का शिकायत करते हैं, कुछ इतिहास की बात बताते हैं, और ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी मनुवादी, ये क्या है? तो 85% जो है उसमें एससी हैं, एसटी हैं, और मास लेवल ओबीसी हैं। अच्छा, एक चीज और और हम ओबीसी का इसमें आपसे हम जानना चाहेंगे। मान लेते हैं कि हम इतिहास का संदर्भ नहीं दे, तो फिर जो आर्य आक्रमण की जो घटना है, फिर उसको हमको छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, आप ये कह रहे हैं?
नहीं नहीं, मैं हाँ ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ हाँ हम उनको जो आर्य की बात बताएंगे हाँ और बताकर, हम उनको बताएंगे और उनको बताकर फिर वो आंदोलन जो हुआ उस आंदोलन के को बताएंगे कि हम्म, आंदोलन से हमको ये प्रेरणा मिला और फला आंदोलन से ये प्रेरणा मिला। हम्म, हम जो प्रेरणा लेते हैं हम्म, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसको हम्म, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम हम्म, बार बार ब्राह्मणवादी मनुवादी बार बार नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम्म, ये मैं प्रैक्टिकली मुझे कहीं कहीं मिला। ये ओबीसी लोग को ज्यादा खलता है सर, एसी को भी नहीं, एसटी को भी नहीं, और माइनॉरिटी को भी नहीं। हम्म, माइनॉरिटी तो लगभग जो है ये बात को समझ चुका है, वो जानता भी है। हम्म, माइनॉरिटी जो है से हमेशा परिवर्तन चाह रहा है सर, और व्यवस्था परिवर्तन की ओर आगे बढ़ गया है हम्म, ओ। लेकिन ओबीसी जो है व्यवस्था परिवर्तन की ओर नहीं बढ़ रहा है। हम्म, उसके माइंड में ये बात बढ़ जा रहा है कि फलाने साहब जो आते हैं कुछ इतिहास की बात बताते हैं, अरे जो हुआ तो हुआ, आज नहीं ना हो रहा है, उनको ये अच्छा कहना है। अच्छा मैं अभी मैं गया था आपको, यहाँ गढ़वा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। हम्म, तो कह रहे हैं कि सर आप लोग तो बताते हैं आज नहीं ना हो रहा है, हम्म, आज का बताइए। तो हम अपडेट होना चाहिए, अपडेट। अब जैसे उनको समझाना ऐसे है कि अभी मान लीजिए एक एग्जांपल, जो चुनाव हुआ हम्म, झारखंड में, थोड़ी हम्म, पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि चूंकि ये भी बाधक है, 85% को इकट्ठा होने में रोक रहा है। अभी जो हाजी हुसैन अंसारी के लड़के जो है, हम्म, क्या नाम है उनका, फैजुल्ला या ऐसा ही हम्म, कुछ नाम भूल रहे हाँ हैं। हाँ हाँ फैजल हुसैन अंसारी ऐसे ही कुछ है जी। हाँ, फैजल हुसैन अंसारी। हाँ तो उनके चुनाव में सर ये बात ओपनली आया, मीडिया में भी बात आ गया था कि यहाँ के जो है एक मुस्लिम मियाँ को जो है हम्म, लोग जिता रहा है। अब तो मैंने एसी लोग, एसी में हम्म, कोई कास्ट को इंडिकेट करके कि अच्छा फलाना कास्ट अब मियाँ बन गया है, हाँ तो कहीं ना कहीं चोट मारते हैं हमको। तो हम्म, इस सब बात को भी हम रखेंगे तो अपडेट कहलाएगा, ये मेरा हम्म, कहना था हम्म, कि हम समाज को अपडेट जो हो रहा है ना घटनाएं, हम्म, उसका हम जिक्र ज्यादा करेंगे। अच्छा तो इससे क्या होगा, हम कहेंगे कि नहीं, ये जो फैजुल अंसारी नहीं जीता है, ये मूल निवासी समाज को हमने वोट दिया है। हम्म, और ये हम जवाब करेंगे। अगर हम्म, सामने से ब्राह्मण के जो सिखलाए हुए लोग हमसे सवाल करते हैं और ये हम्म, कहते हैं कि अरे तुम तो एक मियाँ को वोट दे दिया, मुइया को जिता दिया, अब तो इंडिया को पाकिस्तान बनाना है, हमको हम्म, ज्यादा वार इस पर करता है ओबीसी। तो हम उसे ये कहेंगे कि मियाँ कहाँ से आया, तो उससे सवाल करेंगे ना सर। हम्म, ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी बार बार करने से ओबीसी समाज हमसे दूर होते जा रहा है, कुछ कुछ मतलब जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा तो ये हुआ। तो मैं इस पर कह रहा था कि हमारे लोग को क्रिया करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। वो कार्य न करके खाली प्रतिक्रिया देते हैं, जी ये भी कहीं ना कहीं रोक रहा है इकट्ठा जी होने से। जी जी ठीक है। अब आपका सवाल है सर, मैं सोल्यूशन की ओर आ रहा हूँ। हम्म, तो 85% जो समाज जो है वो इकट्ठा कैसे होगा। हम्म, तो इसमें जो है हम देखते हैं कि हम लोग जो है हमारे जो अपने महापुरुष हैं हम्म, उनकी हम जयंती मनाने में हम्म, ज्यादा हम मैंने मशगूल हैं। हम्म, मशगूल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। हम्म, मशगूल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग जयंती केवल मना के, मालार्पण करके और हम्म, ये समाज को दिखलाते हैं कि मैं इनका अनुयायी हूं। हम्म, जैसे अंबेडकर जी का, हम्म, अंबेडकर वादी होने का ये पहचान नहीं है कि हम अंबेडकर जी को मालार्पण कर दिए, जयंती मना दिए, तो हम जो है लेकिन से एक आरोप है आप पर इस पर कि गढ़वा में बाबा साहब ने मना किया स्टैचू में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, स्टैचू नहीं बनाना चाहिए, लेकिन गढ़वा में बनाए हैं और लोगों ने मनाया, हमारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उन्होंने वही काम किया। बाबा साहब ने मना किया ना, मूर्ति बनाना, मूर्ति पूजा करना, हमारी जय जयकार करना, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गढ़वा के लोग जो उसमें शामिल हुए जी। नहीं, बाबा साहब का जो मना करने का व्यू ये था हम्म, कि मूर्ति न बनाया जाए, मतलब कि एकदम घर घर मूर्ति न बनाया जाए, ऐसे याददाश्त के लिए। सर हम लोग ये चाहते हैं कि आखिर बचाव संविधान कर रहे हैं किसने आप लिखा। जी, हिदायतुल्लाह जी बचाव कर रहे हैं जी। नहीं सर, नहीं, हाँ बाबा साहब ने मना इसलिए किया था कि हम्म, मेरा मूर्ति घर घर न बन जाए। तो ये हम्म, डर था कि ऐसा होगा तो लोग ये हो जाए। तो उन्होंने हाँ ये कहा था कि आखिर संविधान किसने लिखा। हम्म, हमारे जब बच्चे पूछेंगे तो हम एक शब्द में जवाब देंगे कि रंका मोड़ पर जो देख रहे हो ना बेटा, वो स्टेचू लगा, उन्होंने संविधान जी लिखा है। हाँ ठीक है इस, ओके जी इसलिए मैंने किया। जी जी तो मैं आ रहा था सोल्यूशन की जी ओर सॉल्यूशन कि पर जी। 85% को इकट्ठा होने के लिए हम्म, कैसे होंगे। हम्म, तो जयंती जो हम अलग अलग मनाते हैं सर, हम्म,
रविदास जयंती अलग मनाते हैं, बाबा साहब की जयंती अलग मनाते हैं, और फला फला फला, और बहुत से ऐसे जातीय महापुरुष को देख करते हैं। मेरी जी जी, बैटरी आवाज है। आ रही है, बोलिए। हाँ, जातीय जो महापुरुष हैं उनको हम लोग जाति में बांट कर मनाते हैं। ऐसा न करके, जैसे अभी बहुत बड़ा एक शुरुआत हुआ है मूल निवासी मेला, अप्रैल में जितने महापुरुषों का आता है जयंती, सबको एक साथ मनाया जा रहा है। ये जी जी। अच्छी पहल है। अगर ऐसा 12 महीना हो तो मूल निवासी समाज इकट्ठा होने की ओर अग्रसर होगा सर। राइट। जी जी। और और दूसरी चीज है कि हम जो है उनके जयंती मनाने के साथ साथ उनसे प्रेरणा जो मिलती है, उस प्रेरणा को लेकर आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना समय और एनर्जी और अर्थ मतलब समझ रहे हैं। जी जी। हम जो है जैसे ज्यादा खर्च करते हैं कार्यक्रम में। जैसे मैं अभी रविदास जी के कार्यक्रम में 4 जगह गया था सर, पूरे गढ़वा जिला में। इनवाइट 7 जगह से था, मैं 4 जगह अटेंड किया। बहुत ज्यादा खर्च। उस पैसे को हम जो है आंदोलन में खर्च करेंगे। जी जी जी। और तो हम समझते हैं कि 85% को इकट्ठा करने में हमको आसानी होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। जो व्यवहारिक बातें हैं वो आपने बताई। जी, और कुछ बता रहे सर? नहीं सर, जी इसी जी बस जी यही पॉइंट को जैसे। जी, ओके ओके, थैंक यू। जी, रितेश जी, आप बताएं, सॉल्यूशन की ओर बताएं, सॉल्यूशन बताएं। जी जी, इसमें जो बातें आई है, जैसा सर ने बोला कि इतिहास के बताना जरूरी नहीं है, अभी वर्तमान में ही बताना चाहिए। लेकिन मेरे समझ से कि इतिहास जो होता है एक आईना होता है, अगला जनरेशन को अलर्ट करता है कि आप पहले ऐसा हुआ है, आप अब अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि ब्राह्मणवादी जो शब्द है वो सिलेबस में, ग्रेजुएशन का सिलेबस में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसमें ये शब्द का उपयोग किया गया है। और हम समाधान पर आते हैं तो हम समाधान का कारण में ही समाधान मिल जाएगा। मैंने पहले बताया कि जातीय संगठन जो है वो अपने नायक बनने के लिए वो जातीय संगठन बनाते हैं। यहाँ तक कि जो जो भी विभिन्न पार्टी है, सभी पार्टियां हर एक जाति में एक संगठन बनाती है ताकि वो नेता वो बन सके। तो इसमें हम देखते हैं कि जातीय संगठन बनना उतना दिक्कत नहीं है जितना कि उस संगठन का कोई उद्देश्य या लक्ष्य न हो। ज्यादातर जातीय संगठन वही होता है जिसका ना कोई उद्देश्य होता है ना कोई लक्ष्य होता है। क्योंकि प्राइमरी देखते हैं तो लोग जात को लेकर ही संगठित होते हैं, प्राइमरी प्रथम। लेकिन यदि वही जातीय संगठन का एक उद्देश्य को लेकर एक लक्ष्य रखे, लक्ष्य वैसा हो जो उसके पिछड़ेपन का कारण हो, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का जो कारण है, उसी को आधार बनाकर यदि वो अपना उद्देश्य बना लेते हैं जातीय संगठन, तो उतना दिक्कत नहीं है जातीय संगठन से। तो तीसरा हम आते हैं कि बुद्ध ने संघ का निर्माण किया था, बौद्ध भिक्षु का निर्माण किया था। क्योंकि जब एकजुट होने की बात आती है तो लोग इतना आसानी से एकजुट नहीं हो जाएंगे। जब तक उनको हम एक वैसे विचारधारा को बात समझाएंगे नहीं, तब तक वो एकजुट होने वाले नहीं है। क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अलग ही रहें, हम ही सुप्रीमो रहें। तो सबसे बड़ा विचारधारा को फैलाएगा कौन? तो हम बुद्ध को देखते हैं कि संघ का निर्माण किया और बौद्ध भिक्षुओं का निर्माण किया, जो उनके आंदोलन को अनुपात में बौद्ध भिक्षु का निर्माण हुए और वैदिक सभ्यता को ध्वस्त किया। आज के समय में संगठन बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी संगठन का कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। भारत में ऐसे राष्ट्रीय लेवल का संगठन है जो अपने एक बृहद उद्देश्य के साथ कार्य कर रहा है। लेकिन इसमें यह बात है कि जो संगठन बृहद उद्देश्य के साथ और अपनी सामाजिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर जो उद्देश्य बनाया है, आंदोलन चला रहा है, उनका उस पर्याप्त मात्रा में फौज तैयार नहीं हुए हैं। जैसे ही फौज इसके तैयार हो जाएंगे, हम मानते हैं कि सभी लोग इस विचारधारा को एक्सेप्ट करेंगे और हमारा विचारधारा के अंतर्गत मूल निवासी कंसेप्ट के तहत वो एकत्रित हो जाएंगे। जी। और जी सर। जी, और कुछ है आपके पास सॉल्यूशन बताएंगे रितेश जी क्या? और वैसा कोई बात तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन को एक महत्वपूर्ण जो है आपने पार्ट माना, मतलब, और वैसा भी ऑर्गेनाइजेशन जो डेमोक्रेटिक हो, जो है ना, ये एक आपने इम्पोर्टेंट बात बताया।
हाँ जी जी। जिसे जो है जो मनीष जी बता रहे थे कि नायकवाद उसमें डेवलप नहीं हो, एक तो ये आपने बताया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश जी। मनीष जी आप हमें बताइए, अब समाधान की बात हम कर रहे हैं, समाधान की चर्चा कर रहे हैं और हम अंतिम पड़ाव में भी हैं कार्यक्रम का, तो आप हमें बताइए कि क्या सॉल्यूशन आप देखते हैं जी, मनीष जी। जी यस सर। जी। देखिए, जैसे हम संगठन की बात करते हैं, हम्म तो जैसे मैंने बताया कि समाज के कुछ आयाम हैं, ठीक है। तो उसमें हम हर आयाम पर संगठन होने की बात करेंगे, ठीक है। जी सामाजिक रूप से तो लोग देखा जाए तो जब जरूरत पड़ता है तो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, तो एक तरह से इसको संगठित मान सकते हैं कि सामाजिक रूप से संगठित है। लेकिन संगठित ना होने की जो जगह है वो है सांस्कृतिक जगह पर संगठित नहीं है, हम्म। राजनीतिक जगह पे संगठित नहीं है, और आर्थिक आयाम पे संगठित नहीं है। अच्छा, एक जैसे चीज हम कैसे? रोकना चाहेंगे आपको मनीष जी, जैसे आप पिछले भी अपने वक्तव्यों में 2 अप्रैल का जिक्र किया और अभी भी आप ये बात बता रहे हैं कि सड़क पे हम कभी कभी उतर आते हैं सामाजिक रूप से, एक हम दिखते हैं, एक आपने बात कही। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि संघर्ष, बाबा साहब ने ये कहा, शिक्षित बनो, फिर संगठित हो जाओ और फिर संघर्ष करो। तो संगठित होने के बाद संघर्ष है, और संगठित जो है किसी बैनर के तले हुआ जाता है या संगठन के तले हुआ जाता है। इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, दर्शक भी ये हो सकता है कि इससे लाभान्वित हो आप जिसके बाद बात रखेंगे। बाबा साहब ने कई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, चाहे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का है, चाहे रिपब्लिकन पार्टी का है, चाहे बहिष्कृत हितकारिणी भारत का है, जो भी कहे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फिर मूवमेंट चलाया, एक तो इंपॉर्टेंट बात। लेकिन हम जो 2 अप्रैल में उतरे, जो SC ST एक्ट था पहले से, उसमें कुछ संशोधन हुआ, लोग सड़क पर उतर गए, फिर वो SC ST एक्ट जैसा है वैसा ही बन गया। आप ये उठाकर देखेंगे कि शायद ही SC ST एक्ट पर सजाएं होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि जो शासन व्यवस्था में जो लोग हैं वो मैनेज करते हैं, मतलब अगर कहीं घटना घट गया तो जो जो मतलब मैनेज करते हैं, यानी वो हमारे एरिया में हम ही को ही टेस्ट कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने कोई पासा फेंक दिया और हमारे लोग सड़क पर आ गए, 11 लोग मारे गए। क्या हुआ 2 अप्रैल में आए तो? क्या नेताओं में परिवर्तन हुआ? एक एक मनीष जैसा डिस्कशन के लिए मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूं, क्या नेताओं में कोई परिवर्तन हुआ? क्या उन अधिकारों में बढ़ोतरी हुई क्या? जी, आप अपनी राय रखिए। जी, आपका सवाल सर बहुत ही शानदार है। हम्म जैसे मैंने कहा कि सामाजिक रूप से जो है कि हम्म हम लोग संगठित दिखते हैं, हम्म लेकिन जब आप अधिकार की बात करते हैं, तो आज का जो युग है ना सर, उसमें अधिकार उसी का सुरक्षित होगा जो सत्ता में होगा। ठीक है, आप सड़क पर उतर के जो है कि विरोध जता सकते हैं, हम्म ठीक है। तो हो सकता है कि आप पर जो है कि मास लेवल पर एट ए टाइम जो है कि आपको एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन जब आप सड़क पे उतर जाते हैं तो वहां पर भी जो है कि बाद में लोगों को टारगेट किया जाता है कि भाई राइट। कौन कौन जो है कि आगे हाँ बढ़ रहा है, जी। ठीक है। तो ये जो हम लोग दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि नायकवाद, ठीक है, तो नायकवाद का लॉस यहाँ पर भी है कि सड़क पर सब लोग एक साथ उतर जा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी की जो है कि नेतृत्व में आ रहे हैं, ठीक है। और बाद में जब जो है कि सड़क से लोग हट जा रहे हैं, तो उन नायकों को, जो नायक दिखने की कोशिश में थे, उन लोगों को टारगेट भी किया जाता है। तो हम लोग सामाजिक रूप से जो है कि एकजुट दिख रहे हैं, लेकिन वाकई में जो है कि जहां हम राजनीतिक रूप से इकट्ठा होने की बात करते हैं या किसी बैनर तले की बात करते हैं, जैसे देखिए सामाजिक रूप से जब हम एकजुट है तो यहाँ पर कोई बैनर नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली पहले से जो सामाजिक संरचनाएं बनी है या सामाजिक संस्था है, जैसे मान के चलिए कि जाति के नाम पर एकजुट होता है, कोई संगठन ऐसा बना नहीं है, लेकिन फिर भी जाति के नाम पर ऑटोमेटिकली लोग एकजुट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि आपसी भ्रातृत्व की भावना की वजह से लोग एकजुट हो जाता है उस समय पर। लेकिन इस एकजुटता से जो है कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। हमारी समस्याओं का समाधान तब होगा जब हम राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एकजुट होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम अगर बोले कि भाई हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ से लड़ना है, तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जो है कि हम अपने घर में जो है कि शिव चर्चा करा रहे हैं, हम अपने घर में जो है कि ये सत्यनारायण कथा करवा रहे हैं और ब्राह्मणवाद से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये सरासर बेईमानी है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि भाई हम जो है
कि बाबा साहब ने जो हमें सांस्कृतिक राह पर चलने की बात कही, सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए जो हमें मार्गदर्शन दिया है, हमको उस पर भी चलना होगा। दूसरी चीज, हम कहते हैं कि भाई हमको जो है कि ब्राह्मणवाद से लड़ना है, तो ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए ब्राह्मणवाद से लड़ना है और जाके खरीद रहे हैं ये एक जो है कि बनिया के दुकान से आप सामान खरीद रहे हैं, बगल में जो है कि आपका 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 भाई जो है कि उसके पास पूंजी का अभाव है, फुटपाथ पे कुछ बेच रहा है, लेकिन आप फुटपाथ पे खड़ा होना जो है कि अपने शान के खिलाफ समझते हैं। ठीक है, आपको बहुत कम ही ऐसे मिलेंगे कि जिनका जो है कि 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, उन्होंने कभी फुटपाथ वाला पास जाके हालचाल पूछा हो। उनको जो है कि 5 स्टार होटल चाहिए, बड़ा बड़ा जो है कि मतलब लग्जरियस चीजें चाहिए। तो जब हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे तो आपको फुटपाथ पे भी जाना होगा, क्योंकि फुटपाथ क्या है कि वो आर्थिक परिवर्तन का एक जरिया है। जैसे मान के चलिए कि एक समय था जब जो है कि चमार जाति के लोग आज भी जैसे फुटपाथ पे जूता सीलते हैं, ठीक है, लेकिन चमार के पास से जो है कि जूता बहुत कम लोग खरीदता है, और वही चीज जो है कि लोग फैक्ट्री से खरीद रहा है। तो फैक्ट्रियां किसकी हैं? फैक्ट्रियां तो उन्हीं की है ना, हमारी तो नहीं है ना। लेकिन यही हमारे जो लोग सामाजिक परिवर्तन की बात जो बड़े बड़े मंचों से करते हैं, क्या वो लोग जो है फुटपाथ पे जाके किसी मोची से जूता खरीदता है? नहीं खरीदता है। जाता है बड़ा सा मॉल में, वहां पे जाएगा और वही जो मोची के यहाँ उनको 500 रुपए में जूते मिलता था, वो 2500 में खरीद के लाएगा। तो ये आर्थिक चेतना नहीं है। अगर सामाजिक परिवर्तन की हम बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, तो हमको आर्थिक क्षेत्र में भी देखना होगा कि हम आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो सकते हैं। दूसरी चीज कि जब हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो हमको जो है कि एक बिजनेस लॉबी भी तैयार करना होगा। जैसे हम अगर बात करते हैं कि हम जो है कि ये मुकेश अंबानी के खिलाफ खड़ा होना है, जो है कि अडानी के खिलाफ खड़ा होना है, तो ठीक है भाई, खड़ा होना है तो आज के टाइम एट ए टाइम तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज के लिए आज जो है कि हम इसको एक प्लानिंग कर सकते हैं। आने वाले 10 साल में हो सकता है, 20 साल में हो सकता है कि उसके लेवल का हम अपना बिजनेसमैन खड़ा कर ले, जो हम लोगों को फंडिंग भी करेगा आगे चल के। जैसे कहने का मतलब ये होता है, मैं एक बात अक्सर बोलता हूँ कि हथौड़ी चढ़ा के सुई दान करने वाला। जैसे अभी देखिए कि कोरोना में क्या हुआ जी कि नीतीश जी, हाँ हाँ सॉल्यूशन है इकट्ठा आने में लोग, हाँ वो ये मसला है। हाँ एक जो आपने पहली उदाहरण दिया वो सही था कि हमें भाईचारा डेवलप करना चाहिए सोसाइटी में, ये हमारे बीच नहीं है जी। हम्म, हम्म। तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ? हाँ करिए शॉर्ट में जी। हाँ देखिए, बस थोड़ा सा टाइम लूंगा। जी। जैसे देखिए, मैं ये बता रहा था कि जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो हमें जो है कि अपने अपने जो है कि अपने क्षेत्र के उद्योगपति भी चाहिए, अपने बिजनेसमैन को भी डेवलप करना है। तो जब हम सामाजिक जागरूकता की बात करते हैं, यूं कहें कि व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो मंचों से बड़े बड़े भाषण आपको मिलेंगे, बहुत सारे भाषण मिलेंगे, लेकिन हमारे लोग बिजनेस में तो नहीं है, लेकिन जो लोग भी जॉब में हैं, आप उनका भी देखिएगा तो समाज सेवा के नाम पर रैलियों में जाना और रैलियों में चंदा देना थोड़ा बहुत यहीं तक सीमित है। लेकिन उनकी इतनी सोच नहीं है कि बगल में अगर 10 बच्चा ऐसा है या 1-2 बच्चा ऐसा है कि भाई बेरोजगार पड़ा है, तो उसको आसपास में से उसको इकट्ठा करके बुलाए कि भाई तुम बेरोजगार काहे बैठा है, कुछ सोचो, कुछ करो, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। और हम आप ऐसा करते हैं कि हमारा जो ग्रुप है उन लोगों से भी बुलाते हैं, आपको कुछ हेल्प कर देते हैं। ऐसा नहीं कर सकता है कि भाई 10 सैलरीड पर्सन है या 20 सैलरीड पर्सन है, वो लोग मिलके जो है कि एक छोटा सा बिजनेसमैन जो है बेरोजगार लड़का इधर उधर आवारागर्दी कर रहा है, उसको मिलके जो है कि एक खड़ा कर दे। तो अगर उसको एक पौधा के रूप में सींचेंगे, अगर कल को वो बड़ा हो जाता है, तो हमारी फंडिंग की जो समस्या आती है, जब हम लोग सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो उसमें भी हमारी फंडिंग की प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हमने एक उद्योगपति को तैयार कर लिया तो हमारे सामाजिक परिवर्तन में फंडिंग की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी आगे आने वाले समय में। लेकिन ये चीज नहीं हो रहा। अब तीसरा चीज हम बोले, एक बात और बोले थे कि राजनीतिक रूप से नहीं इकट्ठा होने के पीछे बात है नायकवाद की। जैसे क्या होता है कि संडे मिसंडे वाला एक नौटंकी चल रहा है, इसको हम नौटंकी मानते हैं, क्योंकि जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो हमको जो है कि सतत प्रयास करना होगा और टीम भाव से करना होगा। ये बात स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति जो है कि अपना 7 दिन नहीं लगा सकता है, स्पष्ट है। तो हम अगर ये कह रहे हैं कि भाई हम संडे मिसंडे किए हैं, तो संडे मिसंडे तो हम अकेले किए हैं ना, लेकिन हम जो है कि टीम भावना से क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग संडे मिसंडे कर रहे हैं वो मतलब धन्यवाद के पात्र हैं, वो मतलब सराहना के लिए अच्छी बात है, उनकी तारीफ बनती है उनकी। लेकिन साथ ही साथ अगर वो निष्पक्ष हैं, अगर वो स्वार्थ विहीन है, तो उनको ये चीज भी ध्यान देना होगा कि आप ऐसे लोगों का टीम इकट्ठा करिए कि वो जो है कि 7 दिन जाए।
अब सिंपल सी बात है कि जो लोग नौकरी में है या रोजगार में, वो 7 दिन नहीं जा सकता है। तो जो लोग बेरोजगार है उन्हीं लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा और उन्हीं लोगों को जाना पड़ेगा, बेरोजगार लोग ही जाएगा। तो बेरोजगार लोग भाई जाएगा तो उसका भी तो खर्चा है ना। तो उन लोगों को जो है कि प्रॉपरली पेड तरीके से सपोर्ट करना होगा, अगर हम वाकई में निस्वार्थ रूप से सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने पेबैक की भी बात कही है। तो पेबैक के नाम पे जो है कि कुछ रैलियों में चंदा दे देना, और जो है कि कुछ लोग तो यह कहते हैं कि पेबैक में भाई हम यहाँ से वहां जा रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, तो ये एक तरह से पेबैक है। तो भाई ये तो अपने तरह से आप घूमने जा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई थोड़ी हुआ कि आप जो है कि चाट पे होटल में जो है कि चाट खा लिए फुटपाथ से तो वो पेबैक हो गया। पेबैक एकदम डायरेक्शन में होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए, तब जाके जो है कि पेबैक का कुछ रिजल्ट होगा। तो ये चीज है मूल रूप से कि आर्थिक आयाम पर जो है कि गोलबंद होने के लिए जरूरी है कि फुटपाथ पे जाके लोगों को सपोर्ट करे, बेरोजगारों को सपोर्ट करे, और राजनीतिक रूप से एकजुट होने के लिए जो है कि नायकवाद क्या करे, ये चीज था। ओके सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यवहारिक बातें हैं, जो आपके अंदर जो एक मतलब गुस्सा है लोगों के प्रति, हाँ, जिन्होंने आंदोलन से हासिल किया और उनको समाज में किस तरह से लगाना चाहिए, वो आप अपनी बात बता रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका, जो आपने जो अपनी मन की बात है वो हमारे सामने रखी है। लेकिन बाबा साहब के आंदोलन में हमने देखा है, उन्होंने कहा है छोटा अलग जो है वो सामाजिक अपराध उन्होंने कहा है, लेकिन आज के तारीख में जो आपने बातें रखी, कहीं ना कहीं उस पर भी हमें अमल करना चाहिए, अपने लोगों से लगाव बढ़ाना चाहिए। हाँ, सिर्फ अपनी खुद के ऊपर खर्च करके हम ये नहीं कह सकते हम सामाजिक मूवमेंट में लगे हुए हैं। अपने चारों ओर देखना चाहिए कैसे हम उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, जैसे हिदायतुल्लाह सर ने भी कहा कि जो है जो हमारे लोग जो आज आरक्षण से ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ हम थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिए। उन्होंने तन मन धन तीनों की बात की। और रितेश जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। संगठन का बात उन्होंने बराबर कहा कि संगठन इंपॉर्टेंट मसला है, डेमोक्रेटिक इंपॉर्टेंट मसला है। हम सभी पैनलिस्टों का खुले तौर पर जो चर्चाएं हुई, जो हेल्दी डिस्कशन हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पास समय भी लगभग अंतिम पड़ाव में है। तो मैं एकदम शॉर्ट में, एकदम बिल्कुल सर, हाफ मिनट या 1 मिनट के अंदर मैं मैसेज आपसे लेना चाहूंगा, 1 या 2 लाइन में। जी, सबसे पहले रितेश जी, हम आपसे चाहेंगे आप अपने माइक अनम्यूट करिए और जो आपका मैसेज है बिल्कुल शॉर्ट में आप दीजिए। बिल्कुल जी। मेरा मैसेज यही है कि हम जो भी समस्याएं हो रही है या जो भी हम बात कर रहे हैं, उनका जो मूल्य बातें है चेतना का अभाव, और चेतना का अभाव के कारण ही हम सारे समस्या का जड़ है, या तो संगठित नहीं हो रहे हैं या कुछ नहीं हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी संगठन राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रही है, चेतना के लिए काम कर रही है, उसमें एक बड़े उद्देश्य के साथ काम कर रही है, उस संगठन से जुड़कर अपना सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इसी के साथ जय भीम जय भारत। जी, थैंक यू। मनीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट में? जी देखिए सर, मैं यही कहूंगा कि सामाजिक परिवर्तन की जब हम बात कर रहे हैं तो अपने पहचान को उकारे, ज्यादा से ज्यादा अपने व्यवहार में मूल निवासी शब्द को लाएं, जाति का उच्चारण से बचे, मूल निवासी शब्द का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और नायकवाद से बचें। नायकवाद से बचे, खुद को नायक दिखाने की कोशिश ना करें, बल्कि एक समाज को तैयार करने के लिए लोगों के बीच जो है कि नेतृत्व की भावना विकसित करने की कोशिश करें, खुद ही को जो है कि नायक दिखाने की कोशिश ना करें। जी जी, थैंक यू मनीष जी। हिदायतुल्लाह सर, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, माइक को सर अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। आज के संदर्भ में सर मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि हम लोग की जो लड़ाई है मूल निवासी समाज का, वो विचारधारा की लड़ाई है, और हमारा सामने वाला जो है दुश्मन, वो विचारधारा से लैस है। तो ये तो साफ क्लियर है कि विचारधारा को हराने के लिए विचारधारा का होना जरूरी है। तो हमारा जो बहुजन समाज है वह विचारधारा को छोड़ दिया है। हम कहेंगे आज अपने इस मंच से कि अपने विचारधारा को पकड़ कर रखिए, तभी आप विचारधारा को हरा सकते हैं, क्योंकि वह सामने मेरा दुश्मन विचारधारा की से जो है पूरी तरह से वो लैस है, विचारधारा पकड़ कर रखता है, वो कुछ भी करता है, उसकी लड़ाई जो है सामने
वो करता क्या है कि किसी अपनी निशाना साधने के लिए जी सर। व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, व्यक्ति को आगे बढ़ाता है और विचारधारा अंदर से रखता है। जी। हम लोग व्यक्ति को टारगेट करते हैं, व्यक्ति को हरा देते हैं, लेकिन विचारधारा उसका चलते रहता है। राइट। तो हम ये चाहेंगे कि किसी व्यक्ति पर हम टारगेट न करें, हम विचारधारा पर टारगेट करना है हमको और अपनी विचारधारा को पकड़ कर रखना है, इसे छोड़ना नहीं है। जो लोग छोड़ रहे हैं उनको विचारधारा की महत्व को समझाना है, उन्हें विचारधारा के इम्पोर्टेंस को, महत्व को बताना है डिटेल्स में कि आप बगैर विचारधारा के व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दैट इज इम्पॉसिबल। अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर हमारा जिस दिन मूल निवासी समाज सबके पास विचारधारा हो जाएगा, इसका ज्ञान हो जाएगा, तो हम आसानी से व्यवस्था परिवर्तन कर लेंगे। जी, थैंक यू। इसी के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हम लोगों ने किया, जो क्यों नहीं इकट्ठा आ रहे। दर्शकों को सोचना चाहिए और फिर इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जो लोग क्या, कॉमन मैन क्या सोचता है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है, कहाँ पे फंस रहे हैं। अपना अपना अनुभव लोगों ने शेयर किया। मैं सभी पैनलिस्टों का, हमारे साथ जुड़े हुए थे हिदायतुल्लाह अंसारी जी जुड़े हुए थे, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के प्रदेश स्तर के झारखंड के पदाधिकारी है। रितेश कुमार जी बामसेफ हमारे साथ जुड़े हुए थे, बोकारो से है। और मनीष कुमार जी भी मूल निवासी विद्यार्थी संघ से जुड़े हुए हैं, झारखंड प्रदेश से। मैं तीनों अपने साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनकी अनुमति से कल का विषय भी हम आपको बताएंगे। कल का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इंजीनियर उमेश रजक हमारे साथ कल जुड़ेंगे। कार्यक्रम में राजनीतिक है, लेकिन जो कार्यक्रम चला रहे हैं उस पर एक और दृष्टि हम डालना चाहेंगे। हम जो ये चला रहे हैं, आपको इस पर जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये जो मसला है, इस पर जरूर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि विचारों का आदान प्रदान होता रहे। और आप जो सवाल पूछे जाते हैं उसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, बाद में लिखिए, जब भी आपको मन करे आप उसमें लिखिए। और आप जैसे ही उस पर लिखेंगे, आपसे हम संपर्क करने का कोशिश करेंगे। आपका नंबर अगर हम तक पहुंच जाता है, कई लोगों ने जवाब दिया है। आज जो हमने चलाया एपिसोड, उसमें कई लोगों ने जवाब दिया। जो आज का सवाल था उसमें कई लोगों ने जवाब दिया। हम आपके सामने एक और सवाल फिर से लाना चाहेंगे। जो आज का सवाल है, ये है, बाबा साहब ने चावदार तालाब सत्याग्रह से दुनिया को क्या संदेश दिया? ये इंपॉर्टेंट है, हमारे सामने आज का ये सवाल है। आप जरूर इस पर हमें बताएं, लोगों को हम बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं, आपका दृष्टिकोण हम लेंगे। आज का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा साहब ने चावदार तालाब सत्याग्रह से दुनिया को क्या संदेश दिया? है ना, मतलब भारत में ये प्रचलित है कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट को पानी पीने के लिए मूवमेंट चलाया, मगर ऐसा नहीं है। आप सोचिए और जवाब दीजिए। हम फिर कल उपस्थित होंगे। कल का जो सब्जेक्ट है वो हम आपके सामने स्क्रीन पर ला रहे हैं। कल का सब्जेक्ट है, संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय राजनीति व पार्टी का होना जरूरी है। संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय राजनीति व पार्टी का होना जरूरी है। कल हमारे साथ जुड़ेंगे मूल निवासी इंजीनियर उमेश रजक, राष्ट्रीय संगठन सचिव भारत, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। संध्या 7 बजे हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, इजाजत दीजिए, चलते हैं। जय संविधान, जय भारत। थैंक यू।